गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हिमांशु थापा आपको वेलकम करता हूं। हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल और आज एक नई यूनिट की स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। और नया यूनिट का नाम जो है वो है क्लाइमेटोलॉजी। तो बहुत सारे इसमें बच्चे होंगे जो जीएस पढ़ के आ चुके हैं, जीएस मुझसे पढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग बैचेस के होंगे। तो अभी इसमें कुछ कंबाइंड बैचेस हैं। थोड़ा सा लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि ये जो अभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं, ये 3 PM से आपकी क्लासेस चलेंगी। एंड ये क्लासेस आपकी क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट हुई हैं। क्लाइमेटोलॉजी से ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी एक क्लास आपकी है 5 PM पे, जो ओशनोग्राफी पे आपकी चलेगी। ओशनोग्राफी पे आपकी चलेगी, ठीक है ना। तो ये दो क्लासेस हैं, कुछ बैचेस के दो क्लासेस होंगे। इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.5 आवर्स की होगी इसकी ड्यूरेशन, और इसकी ड्यूरेशन भी 1.5 आवर्स की होगी। अब क्योंकि इसमें नए बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी से। वी आर स्टार्टिंग विथ क्लाइमेटोलॉजी। और बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी की बता दे रहा हूँ। सम बेसिक थिंग्स, हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर ले रहे हैं। पहली चीज़ तो जो लोग आए हैं अभी, कोर्स कंप्लीशन इस बैच का कब होगा? कोर्स कंप्लीशन इस बैच का होगा जून में, जून 2025 में, ठीक है। और जो अभी बैच करेंटली जुलाई में स्टार्ट हुआ था, जुलाई बैच जो है 2024 का, उनका कंप्लीट होगा फेब में, ठीक है। और जो बैच नवंबर का था, उनका नवंबर इसी 2024 में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये मैं बैच के बारे में बता दिया। ये चीज़ें आप बार बार ना पूछिएगा बेटा आप लोग, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जून 2025 में जो बैच अभी स्टार्ट हुआ है, उनका अभी स्टार्ट होगा फेब के सेकेंड वीक में। सेकेंड वीक ऑफ फेब, जो अभी जुलाई वाला बैच है, उसका सेकेंड वीक ऑफ फेब में आपका स्टार्ट होगा, खत्म होगा बैच। और नवंबर में एक बैच खत्म होगा। क्लाइमेटोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में अब बुक क्या रहेगी आपकी, तो मैंने पहले ही बता दिया है। जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी जितने भी बच्चे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ने या तो एनसीईआरटीज 6 से 12 तक पढ़ी होंगी, या आपने जीएस में ज्योग्राफी पढ़ी होगी मुझसे या किसी और टीचर से। जीएस में आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ठीक है। ये हम उम्मीद करके चल रहे हैं, राइट। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको पढ़ लीजिए, प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पे? क्लाइमेटोलॉजी के लिए एक नया आप नोटबुक बनाइए, जितने लोग भी हैं क्लाइमेटोलॉजी के लिए टेक आपको एक नई नोटबुक बनानी है। नया नोटबुक में क्लाइमेटोलॉजी का आपको सब लिखना है, ठीक है। ओशनोग्राफी का अलग है और क्लाइमेटोलॉजी का अलग है। यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी के लिए जो बुक आपको रेफर करनी है, इनमें इसमें से कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ रेफरेंस बुक। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये रेफरेंस बुक्स होंगी। रेफरेंस बुक में आप ले सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी बाय सविंद्र सिंह। सविंद्र सिंह की क्लाइमेटोलॉजी की एक बुक आती है, आप तो या तो ये पढ़ सकते हैं, या देर इज अ बुक और आप पढ़ सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी बाय डीएस लाल। क्लाइमेटोलॉजी बाय डीएस लाल, ठीक है। इनमें से कोई भी एक बुक आप पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई भी बुक एक आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। और सेकंड मस्ट बुक जो है वो एनसीईआरटीज है। मस्ट बुक जो है दैट इज एनसीईआरटी। और एक आपको बुक रखनी होगी ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, ठीक है। हाँ ठीक है, ओनली एनसीईआरटीज कवर करा है, दैट इज फाइन, ठीक है। ठीक है, कोई भी इनमें से आप बुक आप ले लीजिए।
या तो सविंद्र सिंह या DS लाल, ठीक है ना, कोई भी बुक क्लाइमेटोलॉजी बाय सविंद्र सिंह या DS लाल, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा यूनिट है, ठीक है, जो यूनिट है, यस, जो बैच आज स्टार्ट हुआ है उनको 2 बैचेस नहीं करने, जो बैच स्टार्ट हुआ है आज उनका केवल 1 बैच होगा क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट, ठीक है। प्रीवियस बैचेस के 2 बैचेस होंगे, आप लोग के केवल 1 बैच होंगे। जो नए बैच वाले हैं, नए बैच के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नए बैच से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नए बैच में क्लाइमेटोलॉजी से इट इज स्टार्टिंग, ठीक है। और क्लाइमेटोलॉजी में हमारे कोर्स में जो सिलेबस में हमारे पोर्शन दिए हुए हैं उसको हम लोग केटर करेंगे। एंड इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट विल बी योर हीट बजट ऑफ द अर्थ, ठीक है। हम लोग हीट बजट ऑफ द अर्थ पे फोकस करेंगे, पहला चैप्टर हमारा रहेगा हीट बजट ऑफ द अर्थ। विल स्टार्ट विद हीट बजट ऑफ द अर्थ। हीट बजट ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। दिस इज देयर इन योर सिलेबस, विल स्टिक टू द सिलेबस। हम लोग जो सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस में हम लोग स्टिक करेंगे। एंड कुछ 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक जो होंगे जो सिलेबस में नहीं मेंशन है बट वहां से क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी जीसी लियोंग भी अगर आपने पढ़ रखा है दैट इज फेयर इनफ। तो वी विल स्टार्ट विद हीट बजट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है हीट बजट। अब हीट बजट जो है बहुत सारे अलग अलग जोग्राफर्स ने हीट बजट के बारे में बात कर रखी है। हीट बजट के बारे में उन्होंने अपनी हीट बजट को एक्सप्लेन कर रखा है। व्हाट विल डू इज विल स्टिक टू द हीट बजट बाय GT त्रिवाटा, है ना। हम लोग GT त्रिवाटा की बात करेंगे, हम लोग इन्हीं का जो हीट बजट दिया हुआ है उसी को फोकस करेंगे। दिस इज द हीट बजट एक्सेप्टेड बाय NCERT ऑल्सो, एक्सेप्टेड बाय NCERTs। NCERTs ने भी इसी को एक्सेप्ट कर रखा है, NCERTs ने भी इसी को एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी नहीं है, क्लाइमेटोलॉजी आपका ये ओशनोग्राफी आपकी शाम को बैच चलेगी, जो शाम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। आस्था जो प्रारंभ बैच वाले हैं, प्रारंभ बैच वाले जो हैं, आप लोग एक आधे घंटे की क्लास है, आप लोग वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है, वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा आप लोग। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं हीट बजट के बारे में, हीट बजट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो व्हाट इज बजट, यहां पे व्हाट इज बजट, बजट क्या है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट बजट, तो बजट के दो एंगल होते हैं। एक होता है वन इज योर इनकमिंग, है ना, और दूसरी चीज होती है आउटगोइंग। आप अपना बजट भी अगर देखते हैं, आप अगर अपना बजट भी बनाते हैं, जो फाइनेंशियल बजट आपका होता है, कंट्री का तो छोड़ दो, तुम्हारा बजट खुद का होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं आप, आपके पास इनकमिंग होता है, आपको मालूम होता है कि अगले मंथ मेरी पॉकेट मनी आनी है, या मेरी सैलरी आनी है, या मुझे फादर इतना देंगे, तो आपका एक इनकमिंग सोर्स होता है। और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो आपका एक्सपेंडिचर होता है उसको अरेंज करते हैं। यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर। यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसमें, एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आंसर राइटिंग, आप एक जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको ये दिमाग में बैठा लो कि आंसर राइटिंग शुरुआत में नहीं होती है, आंसर राइटिंग एंड में होती है। आंसर राइटिंग तब होती है जब तुम पूरा सिलेबस कर लेते हो। आंसर राइटिंग तब होती है आपके पास अलग अलग चीजों के नॉलेज होती है, तब आप जाके आंसर राइटिंग करते हैं, तभी जाके आंसर राइटिंग सेशन होता है। आंसर राइटिंग सेशन अभी कराने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग होगा आपके बैच में, लास्ट में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए अब ना बोलिएगा, फर्स्ट वी विल लर्न थिंग्स। हम लोग जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग में कैसे बिल्ड करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब बजट में यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर,
ठीक है, दिस इज द हीट बजट ऑफ द अर्थ जरूर हम बोल रहे हैं, बट व्हेन वी से हीट बजट ऑफ द अर्थ, यहां पे अर्थ का मतलब होता है लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर हमारा, यहां पर हम लोअर एटमॉस्फेयर और अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पे जब हम बोलते हैं अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर, तो लोअर एटमॉस्फेयर इज योर अर्थ सरफेस, इसको हम लोग कंसिडर एक साथ कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस थिंग टुगेदर। अब यहां पे इसको हम लोग समझते हैं कि अर्थ में जो हमारा अर्थ हीट बजट, इसको हम लोग समझते हैं। और अर्थ का जो हीट बजट है, इसके समझने के लिए पहला एक इसका एंगल हम लोग समझते हैं, दैट इज योर इनकमिंग हीट। इनकमिंग हीट, अब इनकमिंग हीट जो है अर्थ में, दो सोर्स, आप मेजर सोर्स जो इसका है, दैट इज योर सोलर रेडिएशन। जो मेजर सोर्स है वो क्या है? सोलर रेडिएशन है। जब हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन इज लाइक योर जो सोलर एनर्जी हमारा अर्थ रिसीव करता है, एनर्जी, सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ। जो हमारा अर्थ सोलर एनर्जी रिसीव करता है, उसको हम बोलते हैं क्या? सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ, रिसीव्ड बाय अर्थ। तो सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ क्या होता है? दैट इज सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ, ठीक है ना, सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ। इसी को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज इंसोलेशन। इसी को हम बोलते हैं क्या? वी कॉल इट एज इंसोलेशन, ठीक है। इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर radiation. This is incoming solar radiation. Insolation is what? Insolation is incoming solar radiation. ठीक है? Is it clear? Incoming solar radiation. तो incoming solar radiation क्या है? Suppose this is your sun. ये आपका सन है, और सन से हर जगह रेडिएशन निकल रही है। सन से हर जगह रेडिएशन निकल रही है। आस्था, दिस इज ओनली फॉर 1 वीक, ठीक है। दिस टाइमिंग, जो टाइम आपकी 2 क्लास की, इट इज ओनली फॉर 1 वीक। इट इज नॉट रेगुलर आपकी ये चलेगी, इट इज ओनली फॉर 1 वीक। वंस वी आर डन विद ओशनोग्राफी, तब आपकी एक ही क्लास चलेगी, डोंट वरी, ठीक है ना। अब यहां पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। यू हैव मरकरी इज देयर, है ना। यू ऑल्सो हैव वीनस, एंड यू ऑल्सो हैव अर्थ। अर्थ भी है आपका, ठीक है, अर्थ भी है। तो जो एनर्जी हमारा अर्थ रिसीव कर रहा है, दिस एनर्जी इज योर इंसुलेशन। एनर्जी तो कई जगह जा रही है, एनर्जी जो है वो आपका वीनस में भी जा रही है, मार्स में है, जुपिटर में जा रही है। जो एनर्जी हमारी सोलर रेडिएशन अर्थ रिसीव कर रहा है, दैट इज योर इंसोलेशन। दैट इज व्हाट इज योर इंसोलेशन, ठीक है ना। विल टॉक अबाउट इंसोलेशन, डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाँ, रिजवान, आप लोग का भी क्लाइमेटोलॉजी आपको करना है। यस, सभी लोगों को ये टॉपिक करना है, ठीक है। अभी यहां पे क्या है, आपका शाम को ओशनोग्राफी होगा, आप लोग 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड ओनली फॉर 1 वीक। तो यहां पे अर्थ का हीट बजट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, ये हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है, अर्थ का हीट बजट। उसको हम लोग यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज दिस इज वन हीट इज रिसीव्ड बाय सोलर रेडिएशन। अर्थ हमारा जो रिसीव करता है हीट, एक वो किससे रिसीव करता है? सोलर रेडिएशन से रिसीव करता है, ठीक है। दूसरा,
अर्थ जो रिसीव करता है दैट इज थ्रू योर जियोथर्मल एनर्जी, है ना। अर्थ जो है, अर्थ receives heat through geothermal energy. Geothermal energy क्या है? Geothermal energy is like this. Suppose you have a structure of rock. This is a rock structure. और यहाँ पे you have what? You have magma. मैग्मा है आपका, ठीक है ना। और मैग्मा से हीट क्या हो रहा है? मैग्मा से हीट आपका आ रहा है और अर्थ सरफेस को वार्म कर रहा है, अर्थ सरफेस को वार्म कर रहा है, ठीक है। बट दिस हीट व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद सोलर एनर्जी इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो दिस इज द हीट received is negligible when compared with solar, when compared with heat received by solar radiation. लिखिए इसको। तो पहले मैंने बताया जो मेन आपको एनर्जी रिसीव हो रही है वो यही दो हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो देयर, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी एनर्जी रिलीज होती है, बट दैट इज लाइक बहुत ही कम होती है। तो मेजर इट इज व्हाट? मेजर इट इज सोलर रेडिएशन। मेजर जो हमारा अर्थ सरफेस रिसीव कर रहा है हीट, दैट इज फ्रॉम सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से रिसीव कर रहा है, ठीक है। अभी कोई भी आंसर राइटिंग नहीं होगी, अभी कोई भी आंसर राइटिंग नहीं होगी। वंस यू आर थरो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर फिजिकल ज्योग्राफी देन ओनली विल बी डूइंग फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अभी विल नॉट बी डूइंग इट, क्योंकि अभी जो आपके आंसर राइटिंग होगी वो बहुत कच्ची होगी। इट विल बी ओनली रिलेटेड टू जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी का आंसर केवल जियोमॉर्फोलॉजी में नहीं दिया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी का आंसर ओशनोग्राफी से रिलेटेड भी है, जियोमॉर्फोलॉजी का आंसर ह्यूमन ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है अभी आंसर राइटिंग के लिए पक्के नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट पक्का करो, आंसर राइटिंग बहुत आसानी से आपको आ जाएगी। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग इज वेरी सिंपल। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। इट इज वेरी स्ट्रेट, इट इज नॉट लाइक जीएस। जीएस का तब भी टिपिकल है आंसर राइटिंग। यहां पे कॉन्सेप्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आता है वही उगल दोगे तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, यू विल फेच मार्क्स, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस, जीएस से बहुत डिफरेंट है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इनकमिंग solar radiation. Let's talk about the incoming solar radiation. Incoming solar radiation के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो suppose this is your earth surface. This is your earth's surface, ठीक है। ये है, दिस इज दी आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये वो एरिया है जहां पे आपका एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है ना। इसकी हाइट जो है वो वेरी करती है, कुछ 29,000 किलोमीटर बताते हैं, कुछ 16,000 किलोमीटर बताते हैं, कुछ 10,000 किलोमीटर बताते हैं, कुछ अलग अलग हाइट, कुछ 1000 किलोमीटर बताते हैं। इसकी हाइट वेरी करती है। तो यहां पे हम मान लेते हैं दिस इज द आउटर लिमिट ऑफ द सरफेस। एंड यहां पे सन से जो रेज आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं दीज आर योर सोलर
रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, इसको हम मान लेते हैं 100 यूनिट्स, इसको हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, दिस इज लाइक 100%। एंड ये स्पेस है, दिस इज स्पेस, आउटर लिमिट जो आपका अपर पार्ट है वो स्पेस है। तो जो हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, दिस इज लाइक योर 100%, ये 100% है। ठीक है ना, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो हमारा है उसको हम 100 यूनिट या 100% मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पे कितनी सोलर रेडिएशन पहुंचेगी। ठीक है, हाँ तो आप बेटा आंसर राइटिंग के बैच में ऐसे ही बोलते हैं, आंसर राइटिंग तभी तो होगी जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा निखिल। ठीक है, आंसर राइटिंग अभी थोड़ी ना होगी, आंसर राइटिंग अभी करना चालू कर दोगे क्या? जब बैच आपका खत्म होगा तभी आंसर राइटिंग होगी। ये चीज एकदम क्लियर कर लीजिए आप लोग अपने दिमाग में। ठीक है ना, कि जब आपका बैच खत्म होगा देन ओनली आई विल बी डूइंग आंसर राइटिंग्स। क्योंकि होता क्या है कि सिलेबस आपका डिले होता है, सिलेबस डिले होता है तो उल्टी सीधी बातें आप ही लोग करते हैं। ठीक है, तो मैं उस उल्टी सीधी बातों में नहीं करूंगा। मैंने कमिटमेंट आपको सिंपल सी करी है क्या, कि आपको आंसर राइटिंग में जो है सबसे आखिरी में कराऊंगा। अगर आपको आंसर आखिरी में करना है तो ठीक है, अदरवाइज योर विश। मैं आंसर राइटिंग आखिरी में करवाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर इतनी बात आपके समझ में आ जाती है तो इट इज वेरी गुड, नहीं समझ में आता है तो यार पढ़ो ना पढ़ो, कंप्लेन करनी है जो करना है आप कर सकते हैं, है ना, वो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहां पढ़ाने आया हूं, मैंने बता दिया आंसर राइटिंग बाद में होगा, बिकॉज इट इज लॉजिकल टू डू आंसर राइटिंग एट लास्ट, है ना। और जो नवंबर वाले बैच की आप बात कर रहे हैं, नवंबर वाला बैच भी अभी खत्म नहीं हुआ, वी आर डूइंग इट। तो आंसर राइटिंग एकदम आखिरी में करेंगे हम लोग, जितने लोग भी हैं। जिसका फरवरी में खत्म हो रहा है तो फरवरी एंड में हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, जिसका खत्म हो रहा है जून में वो जून में आंसर राइटिंग करेंगे। ये चीज आप समझ लीजिए, दिस इज डिसाइडेड फ्रॉम माई साइड। ठीक है, और ये डिसाइड आप ही लोग की वजह से हुआ है। जितने बच्चे हैं जो क्रिप करने लगते हैं, कोर्स 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 कोर्स, उल्टी सीधी बातें करते हैं इधर उधर, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, ऑल, है ना। तो वो चीजें जो होती हैं वो मैंने सोच ली हैं। तो आई एम हेयर फॉर सिलेबस कंप्लीशन, मैं यहाँ सिलेबस कंप्लीशन के लिए आया हूँ। सबसे पहला मेरा एम है सिलेबस कंप्लीशन, एंड देन ओनली आई विल बी डूइंग आंसर राइटिंग। मैं आंसर राइटिंग उसके बाद ही करूंगा, आंसर राइटिंग तभी करूंगा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी लगे बात तो बढ़िया है, नहीं लगे तो आपकी मर्जी है। आप अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं तो योर विश। मैं अपने आप को ज्यादा समझदार समझता हूं, ये मेरी पक्की बात है। आपसे ज्यादा समझदार समझता हूं, इतना तो पक्का है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा, आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। मुझे आंसर राइटिंग जब करानी है तब मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा, और आपके कहने पर नहीं कराऊंगा। ठीक है, आपके कहने पे कोई चीज नहीं कराऊंगा। आप मुझे एरोगेंट समझना समझिए, रूट समझना रूट समझिए। जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, जो मुझसे ऑनलाइन में पढ़ते हैं, वो दे नो कि मैं क्या हूं, कैसे पढ़ाता हूं और मेरा सिस्टम क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना, अदरवाइज आई डोंट केयर। ठीक है, आपको पढ़ना है, सिलेबस यहां कंप्लीट करना है, अच्छा स्कोर करना है तो मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। अदरवाइज आप अपने इंस्टिंक्ट पे रहिए, और यू आर नो वन टू टेल मी कि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम नॉट सेइंग। ठीक है, आई एम नॉट हेयर फॉर यू। ठीक है, ये चीज अपने क्लियरली समझ लीजिए, हुएवर, निखिल एंड ऑल, कोई भी जो भी आप है ना। मैं यहां पढ़ाने आया हूं, तो वो चाहे फिर आप ऋषिकेश हो, आप जो भी हैं, आई हैव मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। आपको जो बोलना है बोलते रहिए आप। अब यहां पे आते हैं, अगर आपको पढ़ना है, जो पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है जो भी फालतू के लोग हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन अगर 100% हमारा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन 100% है, तो क्या ये पूरा 100% हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है? आंसर इज नो। ये पूरा हमारे 100% अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंचता है। हमारा जो अर्थ सरफेस है वो 100% रिसीव नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, आप समझिए। पहली चीज, फर्स्ट इज दी सोलर रेडिएशन, लॉस ऑफ सोलर रेडिएशन। ये जो लॉस है, दिस इज 35%, दिस इज 35%। सोलर रेडिएशन लॉस जो है वो कितना है हमारा? 35% है। 35% कैसे हुआ है? 35% इज योर ए इज रिफ्लेक्शन थ्रू डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू क्लाउड्स।
रिफ्लेक्शन थ्रू अर्थ सरफेस। क्या है कि यहां पे अगर हम लॉस की बात करें तो अराउंड 6% रिफ्लेक्ट हो जाता है डस्ट पार्टिकल से, अराउंड 27% रिफ्लेक्ट हो जाता है क्लाउड से, और अराउंड 2% हमारे अर्थ सरफेस से जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, एंड इट गोज बैक टू दी स्पेस। मतलब कहने का यह है कि अगर यहां पे आपका सोलर रेडिएशन आ रही है तो यहां पे हमारे एटमॉस्फेयर में वी हैव डस्ट पार्टिकल्स, वी हैव डस्ट। ठीक है, तो डस्ट से जो भी 100 यूनिट आ रही है उनमें से अप्रोक्सीमेटली 6% जो है स्पेस में वापस चली जा रही हैं। हमारे अर्थ सरफेस में वी ऑल्सो हैव क्लाउड्स, हमारे अर्थ सरफेस में क्लाउड्स भी हैं। ठीक है, क्लाउड्स भी हैं, और क्लाउड्स से ये अप्रोक्सीमेटली आपका 27% ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। क्लाउड में अप्रोक्सीमेटली कितना रिफ्लेक्ट हो जा रही है? 27% रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, यस यस एग्जैक्टली। ठीक, इज इट क्लियर यहां पे? अच्छा, दूसरा वी हैव अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जो है ना, अर्थ सरफेस में अलग अलग अर्थ सरफेस हैं जो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हमारे सोलर रेडिएशन को। जैसे जैसे वी हैव स्नो, जैसे वी हैव स्नो कवर्ड एरिया, है ना, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी जो आ रही होती है उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो ओवरऑल है, नॉट ओनली स्नो, हमारे और भी बहुत सारे सरफेसेस हैं, ओवरऑल जो हमारे अर्थ सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है, दैट इज लाइक 2%, दैट इज लाइक 2%। तो 35% तो हमारा जो है 35% तो यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे 35% गायब हो गया, 35% तो यहीं गायब हो गया। सोलर रेडिएशन में जो 100% था, 100% डेटा जो आ रहा था उसमें 35% तो गायब हो गया, 35% है ही नहीं। ठीक है, इट इज नॉट देयर। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे यू हैव रिमेनिंग इज हाउ मच, रिमेनिंग सोलर रेडिएशन कितना बचा हमारे पास, तो इट इज 65%। 100 माइनस 35 is 65% बचा। इसमें भी कहानी हो गई, यहां पे भी कहानी हो गई। क्या, यहां कहानी हो गई कि सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। सोलर रेडिएशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर से कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, वी हैव एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वी हैव व्हाट, वी हैव गैसेस लाइक ओजोन। ठीक है, वी हैव सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन इज देयर। ठीक है, ऑक्सीजन इज देयर। ठीक है, एक्सेट्रा। ये कुछ गैसेस हैं, यहां पे कुछ गैसेस हैं जो हमारे सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब जो सन से रेडिएशन आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, है ना। जैसे ओजोन, फॉर एग्जांपल ओजोन यूवी रेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो गामा रेज, एक्स रेज, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो यहां पे कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो दिस एब्जॉर्प्शन इज योर 14%। कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, 14% एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब 65 था, 65 कैसे था, 35 तो वापस चला गया था स्पेस में। दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। ठीक है, दिस 14% इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया इस 14% को। ठीक है, इस 14% को एब्जॉर्ब कर लिया है। इज इट क्लियर? यहां पे लॉस ऑफ सोलर रेडिएशन और आपका सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कितना है, दैट इज 14%। तो सोलर रेडिएशन, देयरफॉर सोलर रेडिएशन received by the earth surface is 51%।
तो हमने यहां पर क्या बताया कि दिस इज लाइक लॉस इज लाइक दिस इज 35% लॉस, ठीक है, 14% एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड 51% is received by the Earth's surface. 51% is received by the Earth's surface. Yes, solar radiations are reflected by lower clouds. Exactly. Yes. ठीक है यहां पे? Is it clear? यहां तक बात समझ में आई? Shall I move forward? आगे बढ़ें? चलिए, तो इसी में एक चीज समझो, जो यहां पे हम बोल रहे हैं सोलर रेडिएशन रिसीव बाय द अर्थ सरफेस, दैट इज 51%। इसमें भी बात समझिएगा, इस कंपोनेंट को समझिए। सोलर रेडिएशन received by Earth's surface. So A plus B, this is 51%. Now A is direct solar radiation. This is 34%. And another one is your through diffusion. This is कह सकते हो as diffused daylight. This is 17%. As diffused daylight, that is 17%. ठीक है, this is what? This is 17%. तो यहां पे जो 51% भी है, 51% आपका डायरेक्टली अगर देखेंगे तो इट इज ओनली 34%। 17% आपका क्या है? डिफ्यूज लाइट है। ठीक है, सो सबसे पहले डायरेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट डिफ्यूज। डिफ्यूज डे लाइट क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूज डे लाइट? व्हाट इज डिफ्यूज डे लाइट? है ना, डिफ्यूज डे लाइट के बारे में अगर बात करें तो क्या है? वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बेटा। यहां पे यू हैव, दिस इज, इमेजिन दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर अर्थ, ठीक है। यहां पे दिस इज से सन, ठीक है। सन का साइज बहुत बड़ा है, ऑब्वियस ही बात है, हम जस्ट समझाने के रेफरेंस पे बता रहे हैं। दिस इज लाइक योर सन, और सन की जो लाइट पड़ रही है डायरेक्टली वो यहां तक पहुंच रही है, ठीक है। या आप कह सकते हो सन इस पोजीशन में भी हो सकता है, यहां तक पहुंच रही है, ठीक, यहां तक आपकी सनलाइट पहुंच रही है। दिस इज वेयर द सनलाइट इज रिसीव्ड, या कह सकते हो इसको ऐसे मान लो, इतना भी कर सकते हो। ये सनलाइट अर्थ पे पहुंच रही है। दिस इज लाइक योर डायरेक्ट सनलाइट। दिस इज व्हाट? दिस इज योर डायरेक्ट सनलाइट। दिस इज डायरेक्ट सनलाइट। तो हमारा अर्थ जो है ऐसा डायरेक्ट सनलाइट जो रिसीव करता है, दैट इज योर 34%। ये जो है डायरेक्ट सनलाइट जो रिसीव करता है हमारा अर्थ, दिस इज लाइक 34%। 34% डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस पे लाइट पड़ती है, ठीक है। आपने कभी देखा है मॉर्निंग में या इवनिंग में, सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, मॉर्निंग या इवनिंग में आपने देखा होगा कि सनराइज नहीं हो रहा है मॉर्निंग में, लेकिन उजाला पहले हो जाता है, इजंट इट? सनराइज नहीं होता है लेकिन उजाला, लाइट पहले आ जाती है। और सनसेट में आपने देखा होगा सन पूरा सेट कर जाता है, लेकिन तब भी लाइट दिखती है आपको, पूरा अंधेरा नहीं होता है सनसेट के बाद भी, ठीक है। व्हाई इट इज? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज डे लाइट।
तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में देयर आर सम पार्टिकल्स, है ना, देयर आर सम पार्टिकल्स। हमारे अर्थ में देयर आर सर्टेन पार्टिकल्स, ठीक है। इन पार्टिकल्स को हम लोग एरोसॉल्स भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोसॉल्स भी बोलते हैं। दीज पार्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज एरोसॉल्स। दीज पार्टिकल्स आर योर सॉलिड पार्टिकल्स। एरोसॉल जो होते हैं, दीज आर योर सॉलिड पार्टिकल्स एंड इट इज द कंपोनेंट ऑफ योर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो क्या होता है कि भले ही सनलाइट यहां तक नहीं पहुंच रही है, हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन सनलाइट क्या होता है, इस तरीके से इस एरोसॉल तक पहुंचती है। सनलाइट इस एरोसॉल तक पहुंचती है, ठीक है। और जब सनलाइट एरोसॉल पे पहुंचती है तो यहां से इन एरोसॉल से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास पहुंचती है। ये रिफ्लेक्ट होके हमारे पास पहुंचती है। यहां से सनलाइट आती है, सनलाइट इस तरीके से एरोसॉल पे पड़ती है, हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होके रोशनी इसकी हमारे पास आती है। रिफ्लेक्ट होके रोशनी इसकी हमारे पास आती है और हमको जो है उजाला नजर आता है, हमको लाइट नजर आती है, ठीक है। तो ये जो लाइट है, दिस इज योर डिफ्यूज्ड डे लाइट। हमारा अर्थ हर दिन 17% इससे लाइट रिसीव करता है, ऐसे लाइट रिसीव करता है। हमारा अर्थ जो है एवरी डे 17% जो लाइट रिसीव कर रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज्ड डे लाइट, है ना, जो मॉर्निंग में इवनिंग में हमें मिलती है, दैट इज योर डिफ्यूज डे लाइट। कभी तुमने देखा है घर जैसे है आपका हाउस जो होता है, यू हैव योर हाउस, आपका हाउस होता है, यू हैव दिस इज योर हाउस, लाइक योर हाउस। और इमेजिन करो दिस इज योर विंडो, ये डोर है और सनराइज यहां से हो रहा है। आपके सनराइज जो हो रहा है, इट इज फ्रॉम दी बैक, आपका बैक पड़ रहा है सनराइज में। लेकिन जब सुबह होती है और आप दरवाजा या खिड़की खोलते हैं तो आप देखते हैं आपको रोशनी नजर आती है आपके घर में एंट्री करते हुए, है ना। अब सन तो पीछे है, यहां तो रोशनी होनी नहीं चाहिए, तो रोशनी आपके पास कैसे आ रही है? हाउ यू आर रिसीविंग द सनलाइट? तो व्हाट यू सी इज कि यहां पे इस तरीके से सनलाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होके आपके पास आती है, वो भी इज लाइक योर डिफ्यूज डे, है ना। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफ्यूज डे लाइट इन अ बिगर पर्सपेक्टिव एंड हम इसको बात कर रहे हैं। तो हमारे अर्थ में जो डायरेक्ट सनलाइट, जो हमारा अर्थ इंसोलेशन रिसीव कर रहा है या जो सोलर रेडिएशन 51% रिसीव कर रहा है, ये 51% में डायरेक्टली 34% आता है, 17% किससे आ रहा है? डिफ्यूज डे लाइट की तरह आ रहा है। इट इज कमिंग लाइक योर डिफ्यूज डे लाइट। इज इट क्लियर? यहां पे बात समझ में आ रही? क्या होता है डिफ्यूज डे लाइट? बताओ मुझे, डिफ्यूज डे लाइट समझ में आ रहा है? ताऊजी इज मिसिंग राइट नाउ, ताऊजी इज मिसिंग। सुबह ताऊजी शांत रहते हैं, तो रात में एक्टिव हो जाते हैं, जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सो दिस इज योर 51%। 51% में 34% डायरेक्ट और 17% डिफ्यूज डे लाइट की तरह। डिफ्यूज डे लाइट की तरह 17% डिफ्यूज डे लाइट की तरह, 34 डायरेक्ट, 17% डिफ्यूज डे लाइट की तरह। तो दिस इज योर इनकमिंग थिंग, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। ये हमने जो देखा, ये हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। अब अगर हमारे अर्थ ने 51% रिसीव करा सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो एमिट भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अर्थ तो फिर अदरवाइज अगर वो रिसीव करके पूरा एमिट नहीं करेगा तो अर्थ तो हमारा एकदम गर्म हॉट हो जाएगा, है ना। और नेचुरली हर चीज क्या होती है, नेचुरली एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, नेचर वाइज एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, ठीक है। सर मैंने टेस्ट दिया था, रिवीजन
रह गया था तो काफी दिक्कत हुई आंसर लिखने में, तो रिवीजन रह गया था तो बेटा दिक्कत होगी, है ना? ठीक है, राइट। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। विल टॉक अबाउट आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हम बात करेंगे आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन है अगर, तो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन आपकी हर हॉट बॉडी से निकलता है, ठीक है ना? एंड इट इज अ मीडियम जिसमें आपका हीट एक्सचेंज होता है, हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रैवल करता है, ठीक है? तो आपका जो अर्थ सरफेस है, जब वो गर्म हो जाता है तो अर्थ सरफेस से भी रेडिएशन निकलती है ना? तो आपका जो अर्थ सरफेस है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, अगर ये अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस से भी रेडिएशन निकलती है। अर्थ सरफेस ने रिसीव कितना करा है? 51। तो 51% जो है अर्थ रेडिएट बैक भी करेगा, ठीक है ना? तो यहां पे याद रखिएगा, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज 51%। अर्थ ने रिसीव 51 करा तो 51 निकलेगा। अब इसमें यहां पे पहला एमिशन थ्रू नंबर 1 इज थ्रू evaporation. This is 19%. It is through convection and conduction. This is 9%. And through terrestrial radiation, it is 27%. It is how much? It is 27%. ठीक है, इट इज 27%। ये कितना हो जाता है आपका? तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज नॉट 27, 23%, 23%, ठीक है, 23%। आई एम सॉरी, इसको 23% कर लो। तो दिस इज इसमें 17% radiate back to the space directly, ठीक है? and 6% is absorbed, लिखते रहो, भी समझा रहा हूं सब, absorbed by the greenhouse gas। 17% radiate back to the space directly, 6% is absorbed by the greenhouse gas। अब एक एक करके हम समझते हैं, एक एक करके हम समझते हैं यहां पर, ठीक है? एक एक करके सारी चीज समझते हैं। तो सपोज दिस इज योर स्पेस, दिस इज द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर, और आउटर लिमिट के ऊपर क्या है? वी हैव स्पेस, दिस इज स्पेस। तो यहां पे आपका अर्थ से 23% आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की तरह निकलता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है बेटा?
जब आपका अर्थ गर्म हो जाता है, अर्थ सरफेस गर्म हो जाता है, तो उससे रेडिएशन निकलता है। कोई भी गर्म चीज होती है उससे रेडिएशन निकलता है। तो यहां 23% आपका रेडिएशन निकलता है। ठीक है, कितना निकलता है? 23% यहां पे रेडिएशन आपका निकलता है। अब ये 23% में 6% इज एब्जॉर्ब, ध्यान से सुनो, बाय ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, और इसमें बेटा 17% जो बचा है, वो 17% स्पेस चला जाता है। 17% आपका स्पेस में चला आता है। तो बेसिकली 6% हमारे एटमॉस्फेयर में रहा, 6% हमारे एटमॉस्फेयर में रहा, और 17% हमारा कहां चला गया? 17% हमारा चला गया स्पेस में। हमारा इवेपोरेशन क्या होता है कि यू हैव इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन आपकी वाटर बॉडीज हैं, सॉइल है ना, प्लांट्स हैं, इनसे क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है। मतलब से इनमें जब हीट पड़ती है, जो 51% हम लोग हीट लग रही है हमारे अर्थ सरफेस पे, 51% जो हीट पड़ रही है, उस 51% में जो 19% है ना, वो आपका इवेपोरेशन उससे हो जा रहा है। मतलब इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हारी हीट पड़ रही है, 51% हीट आ रही है, और उस हीट में जो आपका 19% है, 19% 15% में से यूज हो जा रहा है इवेपोरेशन में। तो क्या होगा यहां पे? ये जो हीट रिसीव हुई 15%, इसमें से 19%, यहां से 19% इवेपोरेशन से निकल गया। 19% इवेपोरेशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया, अर्थ सरफेस चला गया। कहां गया? एटमॉस्फेयर में है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कहां से निकल गया? हमारे अर्थ सरफेस से निकल गया। हमारे अर्थ सरफेस से निकल जाए, हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मालूम हमारे लिए है। तो अर्थ सरफेस से 19% निकल गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू 23% निकल गया, और जो हमारा अर्थ जब गर्म होता है, जब हमारा अर्थ गर्म होता है, अर्थ सरफेस गर्म होती है, तो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर आती है, इमेजिन करो कि अगर अर्थ सरफेस मेरा बहुत गर्म है, बहुत हॉट है, तो इसमें अगर जो भी एयर कांटेक्ट में आएगी वो भी गर्म हो जाएगी। तो वो गर्म कैसे होगी? कंडक्शन के प्रोसेस से। एयर जो कांटेक्ट में जो छू रही है सरफेस से, वो आके गर्म हो जा रही है, हीट आपकी ट्रांसफर हो जा रही है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल। ऑल्दो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, लेकिन जो अर्थ सरफेस के पास एयर जो आ रही हैं, वो तो गर्म हो जाएंगी, है ना। वो भले ही अपने ऊपर उतनी हीट ना दे, बट वो क्या होगा? वो गर्म हो जाएंगी। दैट विल बी लाइक, वो बहुत ज्यादा आपका वार्म हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज कंडक्शन। जैसे कंडक्शन तुम्हें पता करना है क्या होता है, क्या कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होती है, तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने एक प्रेस लिया, आयन, जैसे आयन करते हो, आयन लिया, उसको गर्म करा, है ना, काफी गर्म हो गया, उसको जाके चिपका दो किसी की बॉडी में, चिपका दोगे, उसके रिएक्शन से तुम्हें पता चल जाएगा कि कंडक्शन का प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। मॉलिक्यूल्स से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हुई है, अगर वो उछल रहा है मेढक की तरह, ठीक है, तो समझ लो हाँ, तुम्हारा कंडक्शन का प्रोसेस चालू हो गया था, तुमने कंडक्शन एकदम सही करा, ठीक है, और हीट ट्रांसफर हो गई। ठीक, तो ऐसे ही हमारा अर्थ जब गर्म होता है तो वो अपनी हीट को ट्रांसफर कर देता है एयर में, एंड दैट इज योर कंडक्शन। तो यहां पे -9% आपका कंडक्शन से हीट आपकी ट्रांसफर हुई है, और ये जो वार्म एयर है, ये वार्म एयर ऊपर उठ जाती है एज कन्वेक्शन। उठ जाती है कि नहीं? आप जानते हैं जब कोई चीज गर्म होती है, एयर गर्म होती है, तो वो राइज करती है, और राइज करके उठ जाती है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो 9% जो है, 9% तुम्हारा कंडक्शन प्रोसेस से हिट हो रहा है, 9% तुम्हारा कंडक्शन से हो रहा है। अच्छा, हमारे लिए मेन मैटर क्या है भाई साहब? यहां से गायब हो गया -23%, है ना, -19%, -9%। तो 51% आप देख रहे हैं, दिस इज हाउ द 51% इज लॉस्ट बाय द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्लियर है बात यहां पे? इज इट क्लियर? तो ये हमारा अर्थ सरफेस ने 51% रिसीव करा, अर्थ सरफेस ने 51% हीट रिसीव करा, और अर्थ ने हमारे क्या हुआ? 51% को रिलीज भी कर दिया, अर्थ ने हमारे 51% को रिलीव भी कर दिया, इजंट इट? तो ये तो हो गया इनकमिंग और आउटगोइंग का, लेकिन यहां पे इनकमिंग आउटगोइंग में एक चीज और समझनी है, ठीक है, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या समझना है? एक चीज बताओ मुझे, अगर 51% हमारा अर्थ रिसीव कर रहा है
और 51% हमारा अर्थ से निकल जा रहा है, तो यार जब सनलाइट पड़ेगी तब तो हमें गर्म लगेगा, हमारे पास 51% हम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सनसेट होगा तो थोड़े देर में ही 1-2 घंटे में पूरी हीट चली जाएगी और हमारे अर्थ में तो कुछ बचेगा ही नहीं गर्मी, है ना, और हमको तो बहुत ठंडा लगेगा, और हमें अगर बहुत ठंडा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में टेम्परेचर जाएगा एंड लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट, और हो सकता है लाइफ पॉसिबल ही ना हो पाए, इतना ठंडा हो जाए, है ना, बहुत ठंडा हो जाए। मैं पूरा रिकैप करा दे रहा हूं। तो हमारे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी हीट को रिटेन करता है। तो देखो, अच्छा मैं फिर से बता दे रहा हूं इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों जरा देख लेते हैं। लेट्स सी इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों देख लेते हैं हम लोग। एक बार रिकैप करा देते हैं, जैसे कि यश ने बोला, लेट्स डू अ रिकैप, क्विकली रिकैप हम करते हैं एक। और यहां पे क्या हम देख रहे हैं, पहले हम बात करते हैं इनकमिंग। ठीक है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है, SRS सोलर रेडिएशन, वो 100% है। ठीक है, 100% है। अब 100% में से 35% रिफ्लेक्ट बैक, 35% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, यू हैव डस्ट पार्टिकल्स, है ना, डस्ट है, इस डस्ट से 6% रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, जिसको एरोसॉल भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे यू ऑल्सो हैव क्लाउड्स से 27% हो जाता है, और हमारे अर्थ सरफेस से 6% हो जाता है। अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है 2%। तो 6%, 2% एंड 27%, दिस इज 35%। ठीक है, और अर्थ में जो ये सोलर रेडिएशन आ रहा था, इसका 14% इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, 14% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब हमारा यहां पर आ कितना रहा है, तो 51% आ रहा है अर्थ सरफेस पे, और ये भी दो तरीके से आ रहा है। एक है 34%, दिस इज डायरेक्ट, एंड एक आपका 17% है, दिस इज इनडायरेक्ट, और यू कैन से एज डिफ्यूज्ड डेलाइट, डिफ्यूज डेलाइट की तरह आ रहा है। हमारे अर्थ ने मतलब रिसीव कितना करा, 51%। तो भाई अगर 51% लिया है तो 51% हमारा अर्थ जो है वो देगा भी वापस। तो यहां पे कैसे दे रहा है, इट इज लाइक योर -23%, और ये किसकी वजह से, ये कैसे है, माइनस जो है, दिस इज आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना, 23% लॉस हुआ। यहां पे लॉस हुआ -19% थ्रू इवेपोरेशन, यहां लॉस हुआ -9% थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो बेसिकली ओवरऑल ये कितना है, दिस इज -51%, -51% यहां से आपका चला गया, रिसीविंग एंड आउटगोइंग। ठीक है ना, ये आपका बैलेंस हो गया। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर ने कुछ हीट को ट्रैप कर लिया, कुछ सोलर रेडिएशन को, और कुछ हीट जो हमारे अर्थ सरफेस से निकली उसको ट्रैप कर लिया। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर ने 14% जो है, 14% ट्रैप कर लिया था सोलर रेडिएशन से, एब्जॉर्ब बाय दी सोलर रेडिएशन, एब्जॉर्ब बाय दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, 14% ऑफ दी सोलर रेडिएशन। यहां पे 17% तो स्पेस में वापस चला गया इस 23% का, लेकिन 6% वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है,
ठीक है, जैसे मीथेन है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जाने नहीं देते, हीट ट्रैप कर लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस है ये। ठीक है, ये जो 19% इवेपोरेशन निकला आपका, ये इवेपोरेशन गया कहां? तो ये 19% जो इवेपोरेशन था ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही तो रहा। यहां से तो माइनस हो गया बट यहां तो रहा ये एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेशन के थ्रू ये भी एटमॉस्फेयर में रहा। इवेपोरेट हुई चीजें हैं तो इवेपोरेशन से 9% यहां है। और ये जो कन्वेक्शन, ये गरम गरम जो आपकी एयर उठी, कन्वेक्शन हुई, एयर उठी, वो भी तो यहीं पे 9% आ गया एटमॉस्फेयर में, वो भी तो एटमॉस्फेयर में रहा। दिस इज कन्वेक्शन। तो बेसिकली क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर ने अप्रोक्सीमेटली 48% हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है। अप्रोक्सीमेटली 48% हीट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। और ये डेली एक्टिविटी है, ये डेली एक्टिविटी है। डेली हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है 48% हीट को अपने पास रखता है, और दूसरे दिन जब सनलाइट पड़ती है तो ये 48% को छोड़ देता है और नया 48% स्टोर कर लेता है। तो जैसे आ रहा है वैसे ही वापस ये छोड़ता जाता है, धीरे धीरे करके रिलीज करता जाता है। तो ये बैलेंस रहता है, नेचुरल बैलेंस रहता है। दिस इज नेचुरल बैलेंस। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, greenhouse gas absorption of heat keeps the earth warm. Exactly. क्लियर है बात यहां पे? तो आप देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं कि इसीलिए इतनी एनर्जी रिसीव हो रही है अगर अर्थ में, तब भी अर्थ आपका बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, और इतनी हीट आपकी जो रिलीज हो रही है अर्थ से, तब भी अर्थ बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। ना ही वो ठंडा हो रहा है, ना ही वो कूल डाउन कर रहा है, मेंटेन करके रखा हुआ है। दैट इज द बैलेंस। क्यों मेंटेन है? क्योंकि इनकमिंग और आउट गोइंग आपका मेंटेन रहता है। 48% ऑफ द हीट जो हमारा एटमॉस्फेयर रिसीव कर रहा है ना, वो हर दिन इतना स्टोर कर लेता है, बाकी को क्या करता है, एक्सेस अमाउंट आपका निकलता रहता है, एक्सेस अमाउंट आपका निकलता रहता है। ठीक है, पूरा यूट्यूब छान लिया, लेकिन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में अभी भी कंफ्यूजन है। डोंट वरी, अब तुमने ये ज्वाइन कर लिया है, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। तुम्हारे इस रोग का निवारण है मेरे पास, थोड़ा सा वेट करो बेटा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे जो इवेपोरेशन है, यहाँ जो इवेपोरेशन है, ये आगे हम लोग देखेंगे कि एक कंडेंसेशन में बादल जब बनाती है, क्लाउड्स बनाती है तो रिलीज करती है। तो दिस इज योर हीट बजट बाय जीटी त्रिवाटा। ये हीट बजट था बाय जीटी त्रिवाटा। अब यहां पे लिख लो थोड़ा सा क्या कि इवैल्यूएशन ऑफ दिस हीट बजट मॉडल। ठीक है, पहला, इट इज ओवर सिंप्लीफाइड। इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, इट इज ओवर सिंप्लीफाइड। ये जो है बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड आपका मॉडल है। ठीक है ना, ये जो है इट डज नॉट इंक्लूड द impact and influence of heat
absorbing aerosols and counter radiation। ये जो है आपका हीट बजट, जो हीट बजट है, दिस इज ओवर सिंप्लीफाइड, वो आपके ब्लैक कार्बन जैसे एरोसॉल को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है ना, एक्सक्लूड्स ब्लैक कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन। दूसरा काउंटर रेडिएशन क्या होता है? दिस इज बेसिकली heat trapped by various greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, ठीक है, वाटर वेपर, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये आपके ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। यू ऑल्सो हैव HCF, यू हैव HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो ये हीट ट्रैप जो है, हीट ट्रैप, दिस इज इट considers only 6% इम्पैक्ट, केवल 6% का इम्पैक्ट ये कंसिडर कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है 6% आपका कर रही है, बट इट इज बियॉन्ड, ठीक है, इट इज बियॉन्ड। यहां पे बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? दिस इज फॉर फर्स्ट पॉइंट। लिखो, देयरफॉर ओलिवर एंड हिडोर later modified this budget and added re-radiation or counter radiation more effectively। तो उन्होंने ग्रीन हाउस गैस के इंपैक्ट को और बेटर तरीके से समझाया, री रेडिएशन को बेटर तरीके से समझाया, ठीक है ना। ठीक, और दूसरी चीज हीट बजट, is over generalized as it gives a picture of the whole earth, it gives a picture of the whole earth, पूरे होल अर्थ का जो है एक पिक्चर देता है ना। हीट बजट इज ओवर जनरलाइज एंड इट गिव्स द पिक्चर ऑफ द होल अर्थ। तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोकल एप्लीकेबिलिटी is of this model is not viable। यार डेजर्ट में अलग टाइप का हीट बजट चल रहा है, तुमने तो ओवरऑल हीट बजट दे दिया, लेकिन डेजर्ट में अलग कहानी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अलग कहानी है, ग्लेशियर्स में अलग कहानी है।
तो हमने तो ओवरऑल आपको जनरल एक पिक्चर बता दी अर्थ के हीट बजट की, बट क्या इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं? इस मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं? मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट लोकली तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। माउंटेन में हमें कुछ अगर समझना होगा तो हम जाके इस अगर हीट बजट को देखेंगे तो माउंटेन में इसकी एप्लीकेबिलिटी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि माउंटेन अलग तरीके से बिहेव करता है, डेजर्ट अलग तरीके से बिहेव करता है, पोलर रीजन अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये तो सबको एक साथ एनकम्पास कर रहा है, ठीक है। तो इसकी लोकल एप्लीकेबिलिटी जो है इस मॉडल की वो नहीं है, ठीक है। हाँ, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थ से जो हीट निकलती है दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, वापस जाता है और उसको रोक लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ठीक है, अब ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या है इसमें? ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन हीट बजट, ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन हीट बजट। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन हीट बजट में आप सबसे पहले बात करेंगे अर्बनाइजेशन, ठीक है। मोर एंड मोर लैंड इज getting converted into concrete surface which absorbs more heat, therefore heat budget would get disturbed। पहली चीज भाई साहब, हीट बजट जो है आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पहली चीज क्या है, हीट बजट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जहां पहले सॉइल था वहां पे अब कंक्रीट रोड्स हैं, जहां पहले नॉर्मल रॉक होते थे वहां पे अब कंक्रीट रॉक्स हैं। तो कंक्रीट रॉक्स क्या करते हैं, कंक्रीट जो होते हैं वो आपके ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं, और ज्यादा हीट को अगर एब्जॉर्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा अर्थ सरफेस जितना हीट एब्जॉर्व नहीं करता था, जो रिफ्लेक्ट कर देता था, वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जो 2% रिफ्लेक्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा। याद है 2% जो रिफ्लेक्ट हम कर रहे थे अर्थ सरफेस से, वो उतना रिफ्लेक्ट होगा नहीं, एब्जॉर्व होगा ज्यादा, और उसकी वजह से हीट बजट हमारा डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से हीट बजट हमारा डिस्टर्ब होगा। समझ में आई बात आपके यहां पर? दूसरा ग्रीन हाउस गैसेस है ना, एमिशन ऑफ एक्सेस एमिशन ऑफ, सेकेंड इज व्हाट, excess emission of CO2 by burning fossil fuels, by more use of vehicles, by डिफॉरेस्टेशन। इनसे क्या कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर रहे हैं एमिट, और कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस विच विल ट्रैप मोर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो अर्थ से, हमारे अर्थ सरफेस से जो गर्म होकर रेडिएशन निकलती है उसको ये जाने नहीं देगा, और ट्रैप करके इसको हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में रखेगा। अगेन हीट बजट हमारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। देखो इसको, ठीक। और थर्ड क्या है, वेदर मॉडिफिकेशंस
है ना, वेदर मॉडिफिकेशंस, जैसे कि योर मोर साइक्लोन्स, मोर और लेस रेनफॉल, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं कम बारिश हो जा रही है ना, और मोर साइक्लोन्स आ जा रहे हैं, ज़्यादा साइक्लोन्स आ जा रहे हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ disturbance in the oceanic circulation, and heat distribution. ओशियानिक सर्कुलेशन, ओशन करंट्स जो होती है ना, वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, गर्म को ठंडी जगह ले जाती हैं, ठंडी को गर्म जगह ले जाती हैं। लेकिन आपका वेदर मॉडिफिकेशन जो हो रहा है, वेदर मॉडिफिकेशन डन बाय एडिशन ऑफ harmful gases and dust particles, इसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। और ये क्या करेंगी, which in turn these in turn will disturb the heat budget। लिखिए इसको। लिखिए इसको। ठीक है, नाउ तो दिस इज द इन्फ्लुएंस, ह्यूमन इन्फ्लुएंस। ये ह्यूमन इन्फ्लुएंस वाला एंगल है, ठीक है, दिस इज ह्यूमन इन्फ्लुएंस वाला एंगल। अब हम लोग जो हमारा अर्थ सरफेस है, उसमें अगर हम लोग बात करें हीट बजट की, ठीक है ना, नेट हीट बजट की, तो उनमें वेरिएशंस है। तो वी हैव वेरिएशंस इन दी नेट हीट बजट ऑन दी अर्थ सरफेस। ठीक है, एंड दिस इज मोस्टली because of latitudinal distribution, मोस्टली बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली ये जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखेंगे अगर हम लोग कुछ केसेस देखें, ठीक है, जैसे देर इज अ रीजन ऑफ एनर्जी सरप्लस। व्हाट इज एनर्जी सरप्लस? एनर्जी सरप्लस मतलब होता है it is basically energy received from
solar radiation is greater than energy emitted from the Earth's surface. This is what? This is your energy surplus. एनर्जी सरप्लस में हीट ज्यादा रिसीव हो रही है, डिक्री आपका कम, आपका रिलीज गेन ज्यादा हो रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, लॉस ऑफ एनर्जी आपका जो है आउटगोइंग रेडिएशन से कम हो रहा है. इट इज बेसिकली योर रीजन बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. तो हमारे अर्थ सरफेस में जो ये वाला रीजन है, दिस इज योर इक्वेटर, is 20 degree north and this is 20 degree south. So this region, somewhere some books it is also 23 and a half degree, north and south, वो भी कर सकते हो. But this is what? This is your energy surplus zone. This is energy surplus. तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो नेट हीट बजट है वो आपका एकदम एग्जैक्ट बैलेंस नहीं है, जीरो आउट नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, एनर्जी सरप्लस होगा, है ना. तो नेट रेडिएशन जो होगा वो आपका सरप्लस होगा. नेट रेडिएशन इज इन सरप्लस. तो जितना रिसीव अर्थ सरफेस कर रही है उतना वापस फेंक नहीं पा रही है, जितना सरफेस रिसीव कर रही है उतना वापस लौटा नहीं पा रही है ना. तो नेट हीट बजट यहां पर बैलेंस्ड आउट नहीं है. ओवरऑल तो हमने बैलेंस कर दिया उसको, बट इस लोकेशन में आपका ज्यादा हीट रिसीव कर रही है सोलर रेडिएशन से, और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो निकलती है वो उतनी नहीं है, उससे एनर्जी उतना लॉस नहीं हो रही है. ठीक है, तो दिस इज योर एनर्जी सरप्लस, इसको हम बोलते हैं. दिस इज व्हाट? दिस इज एनर्जी सरप्लस. नेट हीट में एनर्जी सरप्लस वाला जोन है ये. ठीक है. देन यू हैव डिक्रीज इन नेट रेडिएशन. ठीक है ना, डिक्रीज इन नेट रेडिएशन. तो डिक्रीज इन नेट रेडिएशन. तो नेट हीट बजट यहां पर क्या होगा कि दी net radiation decreases. मतलब क्या हुआ इसका कि the difference between the incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation decreases. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है डेफिसिट एरिया हो गया या यहां पे बैलेंस आउट हो गया, नहीं. अभी भी यहां सरप्लस ही रहता है, बट दिस सरप्लस इज लेस. इतना सरप्लस नहीं है. ये कहां पे होता है? दिस इज from tropics. It is between tropics and mid latitude. It is between tropics and mid latitudes. Tropics और mid latitudes के बीच में होता है. It is like this. ठीक है ना, approximately 60 degree. Approximately 60 degree. ये वाला जोन जो है, इसमें आपका तब भी एनर्जी रिसीव इज मोर फ्रॉम सोलर रेडिएशन एंड लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज लेस. लेकिन डिफरेंस कम हो जाता है. उतना डिफरेंस नहीं रहता है जितना आपका टॉरिड जोन में रहता है, जितना ट्रॉपिकल जोन में रहता है. टेम्परेट जोन में यहां पर आपका हीट बजट में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि ये डिफरेंस कम हो जाता है. यहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था,
यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जो सोलर रेडिएशन आ रही थी वो बहुत ज्यादा थी और निकल बहुत कम रही थी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहां पे आपका सोलर रेडिएशन भी थोड़ा कम हो गया है और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। डिफरेंस क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। और नेट रेडिएशन लेकिन अभी भी प्लस में ही है, ठीक है, नेट रेडिएशन अभी भी प्लस में है यहां पे। देन वी हैव B is your C is your zero रेडिएशन, है ना। इट इज अचीव्ड नियर 70 डिग्री latitude in both the hemisphere। तो net radiation is what? Net radiation is what? It is basically, energy from insolation, that is incoming solar radiation, is equal to energy released through long wave terrestrial radiation, बराबर हो जाता है यहां पे जीरो रेडिएशन, एल नीनो भी इफेक्ट करता है, यस एल नीनो भी इफेक्ट करता है, बट एल नीनो जो है दैट इज नॉट ह्यूमन, है ना। एल नीनो अपने आप हो रहा है, एल नीनो ह्यूमन नहीं है, नेचुरल है एल नीनो, ठीक है। राइट, एंड देन वी हैव he is your the polar region of perennial energy deficit, perennial energy deficit, ठीक है ना। the zone of perennial एनर्जी डेफिसिट। तो यहां पे उल्टा हो जाता है, यहां पे हीट रिसीव कम होती है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपका ज्यादा हो जाता है। हीट रिसीव इज लेस और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस स्वास्तिक, यू कैन डू इट थ्रू यूट्यूब। अभी यूट्यूब में पीडब्ल्यू में मैंने एनसीईआरटीज पढ़ाया है, आप वहां से पढ़ लो क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन, या बेसिक्स विल बी क्लियर, ठीक है। बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, या बेसिक्स विल बी क्लियर, ठीक है ना। वहां पे आप अगर देखेंगे तो बेसिक्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है बात यहां पे? तो बेसिकली अगर अपने सिलेबस पे हम आए, इफ यू टॉक अबाउट दिस सिलेबस ऑफ यूपीएससी सिलेबस, अगर हम देखें ऑप्शनल का, तो बेटा देखिए आप लोग नोटिफिकेशन यूपीएससी का खोलेंगे ना, वहां सिलेबस आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट सिलेबस आपको मिलेगा यूपीएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। और उस वेबसाइट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग दी क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कर रहे हैं, और क्लाइमेटोलॉजी में हमने आपको एक
जो हीट बजट वाला, हीट बजट ऑफ द अर्थ वाला आपका पोर्शन है, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया। दिस वी हैव कंप्लीटेड, है ना। पॉइंट डी क्या है आस्था? आई कम बैक। ठीक है, तो हमने यहां पर आपको, यहां पे हमने आपको बता दिया व्हाट इज योर हीट बजट। हमने हीट बजट आपको अब करा दिया है। एक टॉपिक आपका जो है क्लाइमेटोलॉजी का वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, हाँ हाँ, अगर आपने मेरे क्लाइमेटोलॉजी की ऑफलाइन क्लासेस कर रखी हैं देन इट इज मोर देन इनफ। ठीक है ना, तब तो कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहां पे डी पॉइंट आप समझना जो चाह रही हैं, ठीक है, डी पॉइंट पोलर रीजन। पोलर रीजन जो होते हैं बेटा, पोलर रीजन आस्था, पोलर रीजन में क्या होता है? पोलर रीजन में हमारी सनलाइट नहीं पड़ती है ना, सनलाइट हमारी स्लैंटिंग होती है, सनलाइट स्लैंटिंग पड़ती है, और स्लैंटिंग पड़ती है इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ, और 6-6 महीने तो आपकी सनलाइट पहुंचती ही नहीं है पोल रीजन्स में। 6 महीने पहुंचती है, 6 महीने नहीं पहुंचती है। जो पोलर रीजन्स होते हैं इनका जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होता है, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो होता है बहुत कम होता है। तो यहां पे रिसीव सनलाइट बहुत कम होती है, जितनी रिसीव होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका रिलीज ही हो जाता है, पूरा का पूरा रिलीज हो जाता है। तो यहां पे डेफिसिट हो जाता है। पेरिनियल डेफिसिट मतलब होता है कि एनर्जी रिसीव कम है और आपका अर्थ सरफेस से निकल जो एनर्जी आती है वो ज्यादा है। इसीलिए अर्थ सरफेस इज वेरी कोल्ड, इट इज फ्रोजन, माइनस में टेम्परेचर रहता है पोल्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी रिसीव है, ये जो इक्वेशन है ना उल्टी हो जाती है। एनर्जी रिसीव फ्रॉम सोलर रेडिएशन इज लेस हो जाती है, यहां पर एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस वो ज्यादा हो जाती है। उल्टी इक्वेशन हो जाती है, ऊपर वाले से एकदम नीचे उल्टी हो जाती है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है आपके? तो क्लाइमेटोलॉजी वाले जितने भी बच्चे हैं जो जुड़े हैं, आज की क्लास बेटा उतनी ही यहीं तक है। आप लोग की अभी 1.5 आवर्स की क्लासेस चलेंगी, और जो बाकी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ओशनोग्राफी कर रहे थे, अभी आधे घंटे बाद आप लोग से मिलते हैं फिर से, और 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, तो हेडेक नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लंबी क्लास हम नहीं करेंगे। तो सी यू इन हाफ एन आवर, और बाकी लोग से कल मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, रिवाइज करते रहिएगा। नोट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। कोई भी बुक सारी रेफरेंस है, सारी रेफरेंस बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नोट्स होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।